जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम बात करेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, यानी यह जो बालक है, जब यह किसी भाषा का क्या करेगा, अधिगम करेगा, तो इस अधिगम में इस व्याकरण की, यानी इस भाषा के अधिगम में इस व्याकरण की क्या भूमिका है। यानी इस व्याकरण की सहायता से ये जो बालक है, यह बालक कितनी तेजी से, कितनी सफाई से और कितनी मजबूती से इस भाषा का अधिगम करेगा, यानी इस भाषा को सीखेगा। उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, व्याकरण की। जैसे बालक में अगर हिंदी भाषा सीखना है, यानी मान लीजिए अगर मुझे ही हिंदी भाषा सीखनी है, तो मुझे हिंदी भाषा से संबंधित जो उसके व्याकरण है उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये तो व्याकरण के हिसाब से ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये किसका वाक्य है, वर्तमान काल का है। लेकिन अगर मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। तो ये क्या है, व्याकरण के हिसाब से यह गलत है, क्योंकि मैं पुल्लिंग में हूँ, क्योंकि मैं एक बालक हूँ, तो इसके कारण मैं बोलूँगा कि मैं खाना खा रहा हूँ। यानी वह अगर एक लड़की है, वह स्त्रीलिंग है, तो वह बोलेगी मैं खाना खा रही हूँ, तुम खाना खा रही हो, है ना। तो इसमें क्या है, व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, अब इसको हम अगर बोले कि भाषा अधिगम अर्थात भाषा को सीखने के लिए, चाहे वह कोई भी भाषा हो, आप संस्कृत ले लीजिए, संस्कृत में व्याकरण है। आप इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश में ग्रामर है, ग्रामर को ही व्याकरण कहते हैं। हिंदी में क्या भी व्याकरण, उर्दू का व्याकरण है ना, गणित तक का व्याकरण होता है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भाषा सीखनी है या एक बालक के द्वारा कोई भाषा या किसी भी भाषा का अधिगम के दौरान उसे उस भाषा का उचित और स्पष्ट ज्ञान होने के लिए व्याकरण की क्या भूमिका है, व्याकरण के माध्यम से भाषा को हम कितनी शुद्धता से सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाषा अधिगम अर्थात भाषा को सीखना, यानी जब हम एक भाषा को सीखते हैं तो हमें उस भाषा को सीखने के दौरान और उस भाषा को सीखने में जो महत्वपूर्ण साधन सहायक होता है वह व्याकरण कहलाता है, व्याकरण की भूमिका होती। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भाषा कैसा है, भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है, यानी हम भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम किसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं, भाषा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और हम आपको भाषा के माध्यम से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें हमारी भाषा पर क्या अच्छी पकड़ है, हमें किस शब्द को कब बोलना है, किस शब्द का क्या रूप होगा, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें व्याकरण का भी ज्ञान है। यानी अगर आपको मैं ये बोलूँ कि मैं आपको आज भाषा अधिगम पढ़ाऊंगी, तो यह भाषा का गलत रूप है, क्योंकि मैं एक पुल्लिंग हूँ, और पुल्लिंग यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप एक बच्ची हैं, अगर आप एक बालिका हैं, तो आपको मैं बोलूँगा कि आज मैं आपको जो है तो भाषा अधिगम के बारे में पढ़ाऊंगा और आप लोग अच्छे से समझेंगी। यह बालिकाओं के लिए है और समझेंगे यह बालकों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए, व्याकरण में नियम भाषा को शुद्ध बनाए रखने का कार्य करते हैं। क्योंकि व्याकरण में नियम कैसे, यानी व्याकरण में संज्ञाएं होती हैं, सर्वनाम होते हैं, क्रिया विशेषण होती है ना, संधि होती है, समास होते हैं। तो यह सब क्या है, यह व्याकरण के नियम है। तो व्याकरण के नियम क्या करते हैं, भाषा को शुद्ध बनाते हैं। जैसे राम खाना खाता
है। तो यह क्या है, क्योंकि राम इसमें क्या है, राम एक संज्ञा है। ठीक है, राम खाना खाता है क्योंकि राम एक व्यक्ति, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी स्थान, वस्तु, जीव, प्राणी आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। लेकिन संज्ञा के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, वह खाना खाता है। तो राम को ना कह के हम उसके जगह सर्वनाम लगा दिए कि वह खाना खाता है, हमने इशारा कर दिया कि वह खाना खाता है। या फिर हम बोल देंगे कि राम खाना खाता है, क्योंकि इसका हम व्याकरण के हिसाब से शब्द तो अलग अलग है, लेकिन इसका हम अर्थ एक ही है कि वह खाना खाता है या राम खाना खाता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि भाषा को शुद्धता प्रदान करने के लिए हमें व्याकरण के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और आगे देखते हैं। चलिए और इसको क्लियर करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी को व्याकरण के नियमों की जानकारी देकर ही उसके भाषा को मौखिक एवं लिखित रूप में शुद्ध किया जा सकता है। यानी हम एक शिक्षक हैं, आप हमारे बालक हैं, आप हमारे विद्यार्थी हैं, हम आपको अपनी हिंदी भाषा के, चूँकि हमारा ये टॉपिक हिंदी भाषा से संबंधित है, यह संस्कृत व्याकरण, संस्कृत में भी पेडागोजी में काम आएगा, इंग्लिश पेडागोजी में भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे। जैसे मैं शिक्षक हूँ और मैं शिक्षक ही हूँ क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भाषा के को मौखिक और लिखित रूप में शुद्ध करने के लिए मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, पहले व्याकरण। यानी आपको मौखिक रूप से, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ और मैं खाना खाती हूँ। तो आपको अगर व्याकरण का ज्ञान रहेगा तो मैं बोलूँगा कि बच्चों श्याम आप क्या कर रहे हो, आप बोलोगे सर मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो आपको क्या व्याकरण का ज्ञान है। अब मैं बोलूँगा कि एक काम करो, आप लिखित रूप में दिखाओ, लिख के दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। तो आप इसको लिखोगे कि मैं खाना खाता हूँ, बच्ची लिखेगी मैं खाना खाती हूँ। तो भाषा को सीखने में क्या है, यानी भाषा के अधिगम में क्या है, हमें मौखिक और लिखित रूप से शुद्ध कर सकते हैं। यानी हम किसकी सहायता से भाषा को, अधिक व्याकरण की सहायता से हम भाषा को क्या कर सकते हैं, लिखित और मौखिक रूप से शुद्ध कर सकते हैं, यानी उसको अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे व्याकरण क्या है। तो भाषा के स्वरूप को शुद्ध एवं एकरूपता बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, इन्हीं को हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण एक ऐसा सिस्टम है जो भाषा को जो स्वरूप है, भाषा का जो स्वरूप है उसको शुद्ध बनाने और एक रूपता प्रदान करने के लिए कुछ हमारे पूर्वज जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जो पुराने विद्वान रहे, उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। उन्हीं नियमों को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जैसे हमारे घर के कुछ नियम हैं, यानी हमें सुबह जल्दी उठना है ना, नियमित क्रियाएं करके हमें तुरंत पढ़ाई करना। तो ये क्या है, नियम है, और इन नियमों के कारण ही हम अपने कार्य को क्या एक रूपता प्रदान करते हैं। उसी प्रकार भाषा को भी शुद्ध रूप देने के लिए, मौखिक और लिखित रूप से शुद्ध बनाने के लिए जो हमारे पुराने विद्वान रहे हैं, उन्होंने कुछ भाषा को सीखने के जो कुछ नियम बनाए थे, है ना, कुछ नियम बनाए रहे हैं, उन्हीं के अनुसार उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि व्याकरण को शब्द अनुशासन कहकर परिभाषित किया है। यानी महर्षि पतंजलि ने क्या किया है कि भाषा जो है, भाषा में जो व्याकरण है, व्याकरण क्या है, शब्द के अनुशासन, यानी शब्दों का क्या है, अनुशासन है। कौन, व्याकरण। यानी व्याकरण के माध्यम से ही शब्दों को क्या किया जा सकता है, अनुशासित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए डॉक्टर स्वीट क्या कहते हैं कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। यानी किसी भी भाषा, जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा में जो व्याकरण है, हिंदी भाषा का व्याकरण संस्कृत भाषा का भी व्याकरण होता है, जिसमें संधि, समास, लकार, है ना, प्रत्यय, संप्रत्यय, धातु, ये सब संस्कृत के व्याकरण ही हैं।
और जो है तो व्याकरण क्या है, वह किसी भी भाषा का व्यवहारिक और विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। यानी व्याकरण के अभाव में हम किसी भी भाषा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाषा के अधिगम यानी भाषा के सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है। ठीक है, देखिए भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने हेतु व्याकरण में शिक्षा आवश्यक है। यानी अगर हमें भाषा का क्या रखना है, एक शुद्ध स्वरूप रखना है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, व्याकरण की आवश्यकता होगी। अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो भाषा को सीखने के साथ हमें व्याकरण के ज्ञान की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी जब हम व्याकरण का ज्ञान सीख जाएंगे तो भाषा का हम ऑटोमेटिक अध्ययन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें वाक्य बनाना है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसके लिए क्या जरूरी है, मुझे व्याकरण जरूरी है। व्याकरण में क्या जरूरी है कि यह किस काल का बात है, कौन बोल रहा है, कहाँ के लिए बोल रहा है, किस चीज़ के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या है, यह भाषा का व्याकरण है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो बाजार जा रहा हूँ, तो बाजार क्या है, एक स्थान है ना, यह स्थानीय वाचक संज्ञा। तो बाजार क्या स्थानवाचक संज्ञा है। अब मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं कौन, पुल्लिंग हूँ, है जी, चूंकि मैं एक व्यक्ति हूँ, है ना, मैं एक बालक हूँ। अब यह किस काल का समय है, यह वर्तमान काल का समय है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, अब कोई पूछ लेगा क्या तुम खाना खा रहे हो, तो यह कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। खाना खा रहे हो, खाना क्या है, खाना एक संज्ञा है। इस प्रकार जो है तो हम भाषा के स्वरूप को शुद्ध करने के लिए हम व्याकरण के शिक्षक की ज्ञान आवश्यक है। फिर क्या है, भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने हेतु व्याकरण को जानना आवश्यक है। यानी सीधी सी बात है कि हमें भाषा का संपूर्ण ज्ञान तभी होगा जब हम भाषा का संपूर्ण व्याकरण अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, यदि अगर हमें व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान होगा कि किस भाषा का, किस शब्द का किस समय प्रयोग करना है और इस भाषा का क्या महत्व है, तो हमें कहीं ना कहीं व्याकरण की भी आवश्यकता होगी। और व्याकरण के भूमिका के बदौलत ही हम उस भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, फिर व्याकरण क्या करता है, बालक को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने कौशल की जानकारी देता है। यानी बालक को अगर हम बोलें कि आप जो है तो अपना पूरा नाम लिख के दीजिए, तो लिखेगा मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद है ना। बच्ची लिखेगी मेरा नाम रूप रानी है। तो यह क्या है, वह उसको शुद्ध बोल सकती है, वह अपना नाम श्याम सुंदर शुद्ध बोल सकता है, शुद्ध लिख सकता है, शुद्ध पढ़ भी सकता है। तो यह किसकी जानकारी देता है, यह कौशल की जानकारी देता है। और इस कौशल को हम भाषाई कौशल भी कहते हैं। भाषाई कौशल कितने हैं, 4, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। लेकिन इन सब के विकास में किसकी भूमिका होती है, व्याकरण की ही भूमिका होती है। यानी बच्चों के अंदर जब व्याकरण की जानकारी रहेगी वो पढ़ने में अच्छे से निपुण होंगे। ठीक है, व्याकरण के माध्यम से छात्र ध्वनियों के बीच अंतर, शब्द योजना, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध उच्चारण इत्यादि सीख सकते हैं। किसके माध्यम से, व्याकरण के ही माध्यम से। जैसे बच्चों के माध्यम में क्या, छात्र ध्वनि, यानी जैसे मैं बोल दिया आम, तो आम क्या है, आम, संतरा, तो हमने ध्वनि लिखा ली। यानी आम क्या है, ध्वनि, आम के जो और फिर ध्वनियों के बीच हमने आम संतरा बोला। अब हम बोलेंगे कि बच्चों आप क्या करो कि इन आम और संतरे में अंतर करो। तो क्या अंतर करेंगे कि आम दूसरा है और संतरा दूसरा है। ठीक है, शब्द योजना, यानी इन आम और संतरा को निर्मित करने में किस शब्द योजना का कार्य किया गया। यानी या है, बड़ा आ है, माँ है ना, सा है, आधा ना है, छोटा ता है, बड़ा रा है। तो इस प्रकार शुद्ध वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, जैसे आम, संतरा, तो ये क्या है, यह है शुद्ध उच्चारण। तो यह किसके माध्यम से हम कर सकते हैं, व्याकरण की सहायता से ही इसको संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना तथा सृजनात्मकता का विकास होता है। तो किसके माध्यम से होता है, व्याकरण के माध्यम से। सीधी सी बात है कि जब बालक को व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो जाएगा
तो वह भाषा का क्या करेगा, एक सृजनात्मकता के साथ विकास करेगा। भाषा को स्पष्ट रूप से बोल सकता है, भाषा को स्पष्ट रूप से लिख सकता है, भाषा को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है, वह जो है तो एक सृजनात्मकता का विकास कर सकता है। ठीक है। व्याकरण छात्रों में भाषा के गुण दोष को परखने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। यानी भाषा के व्याकरण की सहायता से ही बालक क्या कर सकते हैं, भाषा के गुण और दोषों का जो है तो उनमें अंतर स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका एक मित्र है, आपका मित्र बोलता है कि चलो चले हम लोग बाजार समोसा खाने चलती हैं, तो आपने उसके दोस्त को पकड़ लिया कि यहाँ पे चलती नहीं, यहाँ पे चलते हैं होगा, क्योंकि आपको भाषा का अच्छा ज्ञान है, व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, तो आप अपने मित्र के दोस्त को भी पकड़ लिए हैं। ठीक है। आपके गुण क्या है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं, हम बोलेंगे कि चलो हम दोनों एक साथ बाजार चलते हैं, समोसा खाएंगे। ठीक है। तो आपके अंदर क्या भाषा की पकड़ है, आपने भाषा के गुण और दोषों को परखने की क्षमता विकास कर लिया। ठीक है। फिर क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वमान्य एवं शुद्ध भाषा की जानकारी व्याकरण से ही मिलती है। तो मौखिक अभिव्यक्ति यानी हम अपनी भावनाओं को अपने मुख के द्वारा और भाषा के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं। हेतु सर्वमान्य और शुद्ध भाषा, इसके लिए हमें सर्वमान्य यानी उस भाषा को सभी लोगों के द्वारा मान्य प्रदानित किया जाना चाहिए और शुद्ध भाषा की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। यह किसके माध्यम से मिलती है, व्याकरण के माध्यम से ही मिलती है ना। फिर क्या है कि भाषा के अधिगम हेतु व्याकरण की जानकारी अति महत्वपूर्ण है। यानी अगर हमें किसी भी भाषा, चाहे वह संस्कृत भाषा हो, अगर हमें संस्कृत भाषा भी आज सीखनी है तो उसमें व्याकरण की अधिक महत्वपूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि जब हमें व्याकरण की जानकारी हो जाएगी हम भाषा को अधिक से अधिक अधिगम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ साथियों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। यानी हमारे भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार जो है तो हम व्याकरण के माध्यम से भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।